Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams and I Pragya Pandey welcome you all. आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, राव अकेडमी लेकर आया है 1 महीने का फ्री कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैरियर काउंसलिंग बैच जिसकी शुरुआत हो रही है 10 जून 2024 से। होगा क्या इस बैच में, क्या इसकी विशेषताएं होंगी, तो देखिए सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आप किस तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। सीनियर अधिकारियों द्वारा ब्यूरोक्रेट्स के मार्गदर्शन में आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा कि तैयारी कैसे करनी है, न्यूज़पेपर को किस तरीके से कवर करना है, कैसे नोट्स बनाए जाते हैं और साथ ही अगर कोई कंफ्यूजन है कि क्या मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, इनफैक्ट आपके साथ आपके पेरेंट्स को भी यहाँ पर एक गाइडेंस, एक मेंटरशिप प्रोग्राम दिया जाएगा सो दैट दे विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आप अपने बच्चों को और बच्चे स्वयं किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम और नीचे दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें। चलिए बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में और सबसे पहले चर्चा करेंगे मंगोलिया को लेकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर अपने आप में ये बन जाता है। देखिए इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि वो चाइना को बाईपास करते हुए अब मंगोलिया की तरफ जाए ताकि जितने भी की मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, इन सभी को हम अपने पास लेकर आ सकें। ऐसे में इंडिया पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है जो लैंडलॉक्ड कंट्री आपकी देखने मिल रही है मंगोलिया, कि इनके साथ डील साइंस की जा सके और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कॉपर, रेयर अर्थ एलिमेंट और साथ ही साथ कोल और कुकिंग कोल्स की अगर हम बात करें तो उसका सप्लाई किया जा सके विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ चाइना। मंगोलिया अपना वॉशिंग स्टेशन यहाँ पर क्रिएट कर रहा है फॉर कुकिंग कोल विद अ 2024 डेडलाइन और इसी के साथ कहीं ना कहीं एक पोटेंशियल आपको देखने मिलेगा कि किस तरीके से इंडिया के लिए महत्वपूर्ण होगा। हालांकि अभी अब सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि इवैक्यूएशन ऑफ मिनरल किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि इंडिया इस समय एवैक्यूएशन ऑफ मिनरल्स को लेकर थोड़ा सा परेशान देखने मिल रहा है क्योंकि वो चाइना के रूट को नहीं अपनाना चाहता। तो मोस्ट पॉसिबल जो रूट यहाँ पर है वो रशिया के थ्रू लिया जाएगा। चलिए जब हम बात करते हैं इंडिया मंगोलिया के रिलेशनशिप की तो समझिए इंडिया और मंगोलिया का इंटरेक्शन हमें बुद्धिज़्म के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं आपको इन जनरल ऐसे मोटा मोटी तौर पर बताने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आपका रशिया बैठा हुआ है और इसके बीच में आपके पास है मंगोलिया और बिल्कुल यहाँ पर बैठा हुआ है चाइना और ये लैंडलॉक्ड कंट्री यहाँ पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाती है सी रूट्स के लिए, आइदर फ्रॉम द रशियन साइड और फ्रॉम दी मंगोलियन साइड। ऐसे में समझिए अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है दोनों कंट्रीज के लिए, क्योंकि इंडिया reiterated its commitment to timely completion of मंगोल रिफाइनरी प्रोजेक्ट, जो कि इस कंट्री का पहला ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट भी हमें देखने के लिए मिलेगा। राइट, अब अगर हम हिस्टोरिकल टाइज की बात करें तो भारत और मंगोलिया बुद्धिज्म के थ्रू यहाँ पर कनेक्टेड है। इंडिया पहली कंट्री थी आउटसाइड द फॉर्मर सोवियत ब्लॉक जिसने ओपन किए थे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन मंगोलिया के साथ 1955 के समय और इसी के बाद लगातार स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाया जा रहा है। इनफैक्ट 2015 वो लैंडमार्क एक ऐतिहासिक हिस्सा भी बनेगा भारत के परिदृश्य में, जहां पर मंगोलिया ने भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर की विजिट आपको देखने के लिए मिली थी और इस समय 2015 में पहली बार भारत का कोई भी प्राइम मिनिस्टर लुक ईस्ट पॉलिसी या इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत मंगोलिया विजिट करेंगे। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करें तो पब्लिकली रिट्रिएटेड है, अपना सपोर्ट दिखाता है इंडिया की और कहीं ना कहीं मंगोलिया उन कंट्रीज में से भी एक है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट सीट दिलाने के पक्ष में हमेशा काम करता है। इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मंगोलिया मेंबरशिप के साथ, चाहे हम यूनाइटेड नेशन की बात करें या फिर इंडिया का चैंपियनशिप हो जहां पर उन्होंने इंक्लूजन किया था मंगोलिया का इन दी नॉन अलाइन मूवमेंट ऑल्सो। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। इंडिया मंगोलिया के बीच में बायलैटरल ट्रेड भी 38.3 बिलियन का 2019 के आसपास देखा गया है। डिफेंस कॉरपोरेशन भी आपको देखने मिल जाएगा जहां इंडिया और मंगोलिया के दोनों डिफेंस एक जॉइंट एक्सरसाइज यहाँ पर करती हैं जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। राइट, सो यहाँ पर आप देखेंगे एक कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट है एनुअल वीक ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी यहाँ चलती है जिसे खान क्वेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है
कल्चरल टाइज बहुत अच्छे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल भी यहाँ पर काम करती है। सोलर एनर्जी के क्षेत्र की बात करें या चाइना को टैकल करने की बात करें तो मंगोलिया इस समय भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात करते हैं काजा 2024 समिट की, और ये डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं फॉर द प्रीलिम्स। काजा 2024 समिट लिंगस्टन जाम्बिया में यहाँ पर होने वाली है। अगर आप मैप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं तो ये आपको काजा देखने के लिए मिल जाएगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। अब सवाल आ जाता है कि काजा 2024 समिट न्यूज़ में क्यों है, तो देखिए डेलीगेट्स ने यहाँ पर अर्ज किया है फॉर मेंबर स्टेट्स कि वो विड्रॉ कर ले साइट से बिकॉज दे सीक अप्रूवल टू ट्रेड देयर प्लेंटिफुल आइवरी एंड वाइल्ड लाइफ आइटम्स। और जब तक ये यहाँ पर पार्ट रहेंगे साइट्स का विच इज़ द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, तब तक ऐसा नहीं हो पाएगा। चूंकि जिन भी बच्चों को साइट्स के बारे में नहीं पता है, मैं बता दूं ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसे 1973 में यहाँ पर अडॉप्ट किया गया था और 1975 से ये चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है इंटरनेशनल ट्रेड में वाइल्ड लाइफ एनिमल्स और प्लांट्स को यहाँ पर ट्रेड ना किया जाए, स्पेशली वो जो कि नियरली थ्रेटेंड या थ्रेटेंड कंडीशन में है उसको प्रतिबंधित करना। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आपको हेडक्वार्टर देखने मिलेगा। एक लीगली बाइंडिंग पार्टीज के रूप में आपको ये काम करता हुआ दिखाई देता है। इसमें अलग अलग अपेंडिक्स आपको देखने मिलते हैं, लाइक अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 एंड अपेंडिक्स 3, जहाँ अपेंडिक्स 1 का मतलब होता है दुनिया के सबसे ज़्यादा एंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल्स को इसमें शामिल किया जाता है, जैसे टाइगर्स एंड गोरिल्ला। ऐसे में इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड अगर इन स्पीशीज़ का किया जाए, इनके पार्ट का किया जाए, तो वो कंप्लीटली बैन होता है अपेंडिक्स फर्स्ट में। वहीं अपेंडिक्स 2 की अगर हम बात करें तो इसमें उन स्पीशीज़ को रखा जाता है जैसे कोरल दैट आर नॉट येट थ्रेटेंड, लेकिन एक्सटेंशन हो सकता है भविष्य में। ऐसे में इनको भी या इनके जैसी दिखने वाली दूसरी किसी स्पीशी को भी यहाँ पर प्रोटेक्शन किया जाता है। प्लांट और एनिमल इस कैटेगरी को ट्रेड किया जा सकता है इंटरनेशनली, बट उसके लिए कुछ नियम कायदे कानून को फॉलो करना पड़ता है। और इसी के साथ थर्ड कैटेगरी आ जाती है अपेंडिक्स 3, जहाँ पर ट्रेड को रेगुलेट किया जाता है विद इन अ स्पेसिफिक कंट्री और इसको यहाँ पर कंटिन्यू किया जा सकता है। राइट, चलिए अब समझते हैं व्हाट इज कावांगो जाम्बी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया, जिसे हम काजा टाफका के नाम से भी जानते हैं। देखिए कावांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया, जिसे काजा टाफका की बात करते हैं, ये लगभग 5,20,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और इसके अंतर्गत आपको कुछ कंट्रीज अफ्रीकन नेशंस देखने मिल जाते हैं जैसे अंगोला, बोत्सवाना, नाम्बिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। ये एरिया एक सेंटर्ड है, यहाँ पर ओकांगवो और जाम्बेजी रिवर भी आपको देखने के लिए रिवर बेसिन मिल जाते हैं। और यहाँ पर एलिफेंट पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो पूरे अफ्रीका की 2/3 से ज़्यादा अफ्रीकन पॉपुलेशन आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है, विच इज़ नियरली 4,50,000। बोत्सवाना की बात करें तो लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन हमें देखने मिल जाती है इस रीजन में, जहाँ पर 1,32,000 एलिफेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं जिम्बाब्वे की बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा एलिफेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे में जब हम बात करते हैं इस काजा 2024 समिट की, तो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि हमें प्रमोट करना एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट को और कंजर्वेशन को फॉर वाइल्ड लाइफ अक्रॉस दी 5 मेंबर स्टेट्स, जो कि अंगोला, बोत्सवाना, नाम्बिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे हैं। कारण क्यों? इकोनॉमिक बेनिफिट की बात की जा रही है, ताकि एक्सप्लोर किया जा सके उन सारे वेज को जिसमें मोनेटाइज किया जा सके अबंडेंट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को, पर्टिकुलरली एलिफेंट्स, ताकि एक फंड, एक कंजर्वेशन एफर्ट्स यहाँ पर क्रिएट किया जा सके। बट डोमिनेंट इश्यूज हमें क्या देखने के लिए मिल रहे हैं? ये जो 19वीं मीटिंग हुई थी साइट्स कॉन्फ्रेंस की पनामा में 2022 में, इसने काजा स्टेट्स की 5 अदर जो सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इन्होंने एडवोकेट किया कि वो ओपन करना चाहती हैं ट्रेड इन आइवरी एंड एलिफेंट प्रोडक्ट। साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ इंक्लूडिंग अगर हम बात करें गाजा रीजन, इन्होंने बोला कि लार्ज एलिफेंट पॉपुलेशन हमारे पास है, ठीक है, लार्ज एलिफेंट पॉपुलेशन की वजह से कंट्रीब्यूट करती है हैबिटेट लॉस और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में। डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट, साइट्स के जो डेलीगेट हैं ये रिजेक्ट कर देते हैं प्रपोजल, जिसकी वजह से इन अफ्रीकन कंट्रीज़ में गुस्सा भी भरा हुआ है।
10 कंट्री इंक्लूडिंग गाजा स्टेट्स की बात करें और उसी के जैसी दूसरी कंट्री एस्वातिनी, लेसोथो, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका और तंजानिया इन्होंने डिक्लेयर किया है कि एक डिस्प्यूट इन्हें साइट्स के साथ देखने मिल रहा है। इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है साइट्स को कि वो कहीं ना कहीं जो फंडिंग प्रिंसिपल है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, उसको ध्यान में रखते हुए काम नहीं कर रहे हैं। सो वी हैव टू सी कि यहाँ पर किस तरीके से क्या डिसीजन देखने के लिए मिलेगा। चलिए, प्लेसेस इन न्यूज़ में आज बात करेंगे गाजा स्ट्रिप की। रिसेंटली लगातार कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं इजराइल और हमास मिलिटेंट ग्रुप के बीच में और कहीं ना कहीं इस सबसे सफ़र कर रहा है गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप की अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिसेंटली आप सभी ने सुना होगा कि रफ़ा में यहाँ पर इजराइल के द्वारा कुछ एक्शन लिया गया जिसमें बहुत सारे मासूम बच्चों की जान भी गई है। गाजा स्ट्रिप की बात करें तो गाजा स्ट्रिप सिचुएट करती है आपकी ईस्टर्न मेडिटेरियन बेसिन में, जो कि बॉर्डर शेयर करता है इजिप्ट के साथ इन दी साउथ वेस्ट और इजराइल के साथ इन दी नॉर्थ एंड ईस्ट टू द वेस्ट इज बाउंडेड बाय द मेडिटेरियन सी। वन ऑफ द मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया की अगर हम बात करें तो वो आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पे 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इतनी छोटे से स्थान पर रहते हैं, राइट। एक जो टर्म है ना ओपन एयर प्रिजन, ये वाइडली इस्तेमाल की जाती है एकेडमिक्स, एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट के द्वारा, जो कि गाजा की कंडीशन को बताने के लिए क्रिएट करते हैं कि भाई ये ओपन एयर प्रिजन की तरह है कि एक तरफ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है इजिप्ट, ठीक है, जो कि साउथ वेस्ट में बना हुआ है, दूसरी तरफ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है इजराइल, जो कि जिसके साथ लगातार यहाँ पर आपको इशू देखने मिल रहा है, तीसरी तरफ ओपन सी है, मतलब भागने की कोशिश करें तभी भी नहीं बच पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। लोकेशन की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया एक सेल्फ गवर्निंग पैलेस्टीनियन टेरिटरी है जो कि आपको ईस्टर्न कोस्ट ऑफ मेडिटेरियन सी में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर हम इसकी बात करें तो गाजा जो कि यहाँ की मुख्य सिटी है उसी के आधार पर इसका नाम गाजा लिया गया है। ये है वो जगह रफा जो आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। अब समझिए इजराइल और हमास का जब यहाँ पर इशू शुरू हुआ, जो कि आज का नहीं, आज से 11 साल पुराना है, तो आप एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, ये सारे के सारे अर्बन सेटलमेंट हैं, राइट। और इसी के बाद यहाँ पर रेफ्यूजी कैंप्स इस्टेब्लिश किए गए जहाँ पर बहुत सारे लोग जाके सेटल्ड होंगे और मैक्सिमम लोग बाद में आपको राफा में जाके सेट होते हुए दिख जाएंगे, राइट। इसके बाद ही यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई एक तरीके से बफर जोन है और इधर अटैक नहीं किया जाएगा। हालांकि एक अपने आप में सेपरेट टॉपिक है जिस पर डेफिनेटली हम आज नहीं तो कल एक बहुत अच्छा लेक्चर सीरीज लेकर आएंगे और राफा से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है कि वाई दिस ट्रेंड ऑल आइज ऑन राफा इज सर्कुलेटिंग एवरीवेयर, राफा क्या है, क्यों इतना जो इशू हुआ है ये इतना ज़्यादा क्यों बढ़ चुका है, ये सारी चीज़ें हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे अगर हम बात करें तो लगभग 41 किलोमीटर की लंबाई और 10 किलोमीटर चौड़ी टेरिटरी आपको ये देखने के लिए मिल जाती है। क्लाइमेट की बात करें तो टेम्परेट क्लाइमेट है, माइल्ड विंटर्स, ड्राई हॉट समर्स आपको देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर हम कुछ बात करें तो इजराइल ने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया था अपना स्टेटहुड इन 1948। इजिप्ट कंट्रोल कर रहा था गाजा स्ट्रिप को और लगभग 2 दशकों से। इजराइल देन गेन कंट्रोल एट द गाजा स्ट्रिप एंड द वेस्ट बैंक आफ्टर इट्स विक्ट्री इन 1967 डे वॉर, जहाँ पर इजराइल ने कैप्चर कर लिया था गाजा को फ्रॉम द इजिप्ट और यहीं से इनिशिएट किया गया था एक मिलिट्री ऑक्यूपेशन ऑफ दिस रीजन। इजराइल ने विदड्रॉ किया अपने सेटलमेंट्स को गाजा में 2005 में, बट ये पीरियड कहीं ना कहीं एक इंटरमिटेंट ब्लॉकेड्स और मूवमेंट ऑफ पीपल ऑफ गुड भी देखने के लिए मिलेगा। 2007 में जैसे ही हमास ने, जो कि यहीं का एक मिलिटेंट ग्रुप है, जैसे ही उसने यहाँ पर पावर अज्यूम किया गाजा में, इजराइल और इजिप्ट ने कहीं ना कहीं परमानेंट ब्लॉकेज यहाँ पर बना दी और उसी के साथ ये टसल यहाँ पर शुरू हो जाएगी। एंड फॉर द नेक्स्ट 38 ईयर्स जब इजराइल इसे कंट्रोल कर रहा था, इसके बाद आप देखेंगे इट हैज़ एनेबल्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 21 जूइश सेटलमेंट, जिसके कारण यहाँ पर पूरी लड़ाई हमें देखने के लिए मिल रही थी। सो नाउ द क्वेश्चंस कम, हु कंट्रोल्स इट? तो हमास जो कि एक पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक मिलिटेंट ग्रुप है, वो अभी इस समय गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल कर रहा है और लड़ाई इन्हीं के बीच में है, हमास वर्सेस इजराइल। 11 साल से ये लड़ाई यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। अब आउटकम यहाँ पर क्या होगा ये तो हमें नहीं पता है, दैट द फ्यूचर विल टेल अस।
2023 अपने आप में एक हॉटेस्ट ईयर आपको देखने के लिए मिल रहा है अकॉर्डिंग टू रिसेंट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार, जहां पर ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 1.45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा चुका है फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ऑलमोस्ट 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो लिमिट थी हमारी पेरिस एग्रीमेंट की, उसको भी हम पार करने वाले हैं। अब हम सिटीज़ की अगर बात करें तो सिटीज़ अपने आप में सफ़र कर रही हैं और इसमें अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक लगातार बढ़ता हुआ फिनोमेना है जिसको हम अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के नाम से जानते हैं। जो टेम्परेचर है अर्बन एरिया में वो उनके सराउंडिंग एरियाज़ के मुकाबले ज़्यादा होता है। कारण क्यों? क्योंकि यूजुअली हम जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, टैरमेक रोड्स बनाते हैं, जिसकी वजह से जो हीट है वो यहाँ पर कैप्चर हो जाती है, ट्रैप हो जाती है और एक बहुत लंबे टाइम तक यहीं पर रह जाती है अलॉन्ग विद द एयर पॉल्यूटेंट्स, और इसी को हम अर्बन बबल के नाम से भी जानते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता जाता है इन अर्बन सेटलमेंट्स में आप देखेंगे आसपास के मुकाबले में जो टेम्परेचर की डिग्री है वो ज़्यादा देखने मिलती है। द होल सोल रीजन इज ग्रीन स्पेस की कमी होना, वेस्ट हीट यहाँ पर एयर कंडीशन से बाहर निकल कर आना, और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न कंक्रीट का अधिक से अधिक उपयोग करना। ऐसे में एक स्टडी की गई चेन्नई के ऊपर जो कि अपने आप में बताती है कि कितना इम्पॉर्टेंट है। चेन्नई जो कि एक कोस्टल सिटी है, ये यहाँ पर अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है। ह्यूमिडिटी यहाँ पर ह्यूमिडिटी रिड्यूस कर देती है कूलिंग इफेक्ट को, ठीक है। वहीं इसी की वजह से जो व्यक्ति हैं वो एक एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर से सफ़र कर रहे हैं। डेलिबरेटिंग हीट स्ट्रेस, एग्जॉस्टिंग कंडीशन यहाँ पर आपको देखने मिल रही है, और इनफैक्ट फेटल हीट स्ट्रोक्स से भी लोग सफ़र कर रहे हैं। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो उसने चेन्नई में जो तापमान है ये 2 से 4 डिग्रीज तक यहाँ पर बढ़ा दिया है, ठीक है। नियरली अगर आप इसके रूरल एरियाज़ के आसपास की बात करेंगे तो जहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल है, जहाँ पर टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री गया है, वहीं चेन्नई में अगर हम बात करें तो 42 से 44 डिग्री तक ये टेम्परेचर जा रहा है। सो अंडर दिस हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन वेट बल्ब टेम्परेचर इफेक्ट भी हमें देखने मिल रहा है, विच इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच एवेपोरेट कैन टेक प्लेस एंड फैसिलिटेट कूलिंग। आई गेस वेट बल्ब इफेक्ट सभी जानते होंगे, जो कि यहाँ 38.5 डिग्री सेल्सियस है, जो कि कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि ये लिमिट है ह्यूमन सर्वाइबिलिटी की, और अगर इससे ज़्यादा वेट बल्ब इफेक्ट बढ़ेगा तो फैटल डेथ्स भी आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। इंडिया में जहाँ हीट वेव को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है, कोस्टल एरिया में जब मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री से अबव हो सकता है और 4.5 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल हो सकता है, तब यूजुअली हीट वेव डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन आप समझिए यहाँ पर कंडीशन वर्स है, विच इज़ दी 42 टू 44 डिग्री। सो क्लियरली विद अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट हीट वेव कंडीशंस कहीं ना कहीं चेन्नई की कंडीशंस को ख़राब किए हुए हैं। इनफैक्ट डेंजरस कंडीशन हमें यहाँ पर अर्बन एरियाज़ में देखने के लिए मिल रही हैं। ऐसे में इंडिया हैज़ अ नेशनल, स्टेट एंड इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल हीट एक्शंस प्लान, ताकि जो मॉर्बिडिटी है, मोर्टालिटी है, स्पेशली वल्नरेबल पुअर इन्फेंट और एल्डरलीज में, उसको घटाया जा सके। साथ ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस के अनुसार काम करना होगा। अर्ली वार्निंग बुलेटिन्स यहाँ पर रिलीज़ किए जा रहे हैं। स्टैग्ड वर्किंग आवर्स, आउटडोर एक्टिविटीज़ को कम किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर शेड्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, टेम्प्रेरी शेल्टर्स क्रिएट किए जा रहे हैं। एक स्ट्रैटेजिक प्रोविजन ड्रिंकिंग वाटर या फिर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स यहाँ पर ORS जिन्हें आप बोलते हैं, उसको यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। बट इस सब के बावजूद भी लॉन्ग टर्म मेजरमेंट्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, विच इज़ दी अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। सो सजेशन क्या है? देखिए, हमें ग्रीन कवर को बढ़ाना होगा। ग्रीन कवर जैसे जैसे बढ़ेंगे अपने आप में प्रॉब्लम थोड़ी सी यहाँ कम होती जाएगी। फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाना होगा, ग्रीन पार्क्स बनाने होंगे, ट्रीज़ यहाँ पर लाने होंगे। इनफैक्ट लॉन्स की बात करी जाए ताकि रिलीज़ किया जा सके मॉइस्चर को, ठीक है, विथ इवेपोरेट्स एंड कूल्स द एनवायरनमेंट। आप देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ग्रीन एरियाज़ के अलावा हमें लोकल माइक्रो क्लाइमेट कंडीशन सुधारने के लिए काम करना होगा, एयर पॉल्यूशन कम करना होगा। हमें ट्री लाइन शेड्स बनाने होंगे, वॉकवेज बनाने होंगे।
एक पेडेस्ट्रियन यहाँ पर ट्रैक क्रिएट करना होगा, सो दैट यहाँ पर जो नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्टेशन को भी बढ़ावा दिया जा सके। अलॉन्ग विद दैट लोगों को बताना होगा कि किस तरीके से अर्बन कंडीशंस हमारी हालत ख़राब कर सकते हैं अगर हमने अभी से ध्यान नहीं दिया। एक सबसे लेस अंडरस्टूड फैक्टर अगर मैं बात करूँ ना अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट में, दैट इज़ द कूलिंग फ्रॉम द एयर कंडीशनर्स। चेन्नई में एज इन अदर इंडियन मेट्रोज रफली 50% जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है समर्स में, दैट इज़ ओनली फॉर द एसीज, जो कि हीट को बाहर फेंक देते हैं और अंदर यहाँ पर क्या देते हैं, आपको ठंडक देते हैं। तो जैसे जैसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा एयर कंडीशनिंग की एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से और हीट बढ़ेगी। क्योंकि आप देखिए यूनिट्स जो एसी के बाहर यूनिट लगती हैं, ये क्या करती हैं, सारी एनर्जी को बाहर फेंक देती हैं, गर्म एनर्जी को, तो आसपास का जो टेम्परेचर है वो और बढ़ जाता है। सो जो एस्टिमेट है मूविंग टुवर्ड्स मोर एनर्जी एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग through a combination of mandates for purchase of 5 star और split EE air condition, यहाँ पर इसको incentivize करना होगा in exchange of the older air conditioner for a new EE which is the energy efficient air conditioner, जिसकी वजह से हम अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को कम कर सकते हैं। कुछ सिटीज़ जैसे हम बात करें शंघाई और सियोल, दे हैव रिपोर्टेड कि एक बहुत बड़ा रिडक्शन आया है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट में जब हमने लोगों को इंसेंटिवाइज कर दिया और उन एसीज़ को हमने सस्ता कर दिया जो एनर्जी एफिशिएंट थे, जो 5 स्टार थे या फिर स्प्लिट एनर्जी एफिशिएंट थे, राइट। ऐसी ही बहुत सारी ईस्ट एशियन सिटीज़ की हम बात करें तो इन्होंने भी एक मैंडेट यहाँ पर रिलीज़ किया है जहाँ पर पता चला है कि एनर्जी सेविंग मेजर्स के थ्रू स्पेशली फॉर एयर कंडीशनर यहाँ पर जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको बहुत हद तक बैलेंस किया गया है। सो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कहीं ना कहीं हमें अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के बारे में बात तो करना है, बट इट्स नॉट अलोन द बिल्डिंग इटसेल्फ, बट इनमें लगने वाले जो एयर कंडीशनर हैं, जो वेंटिलाइजेशन की व्यवस्था है, इसको भी अच्छा करना होगा ताकि पूरा का पूरा सस्टेनेबल ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, जहां पर बात की जा रही है इंडिया की रियल जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। ये बढ़ गई है 8.2% पर, जिससे कहीं ना कहीं एक्सीड कर दिया है प्रोजेक्शन और एक्सेलरेटिंग फॉर फाइनेंशियल 23 एज 7% ग्रोथ। ठीक है, अपने अपने सिग्निफिकेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है, सर्विस सेक्टर्स यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इंपॉर्टेंस समझे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इंडिया में तो ये कंट्रीब्यूट करता है लगभग 15% इंडिया की जीडीपी में और लगभग 12% एम्प्लॉयमेंट वर्कफोर्स यहाँ पर क्रिएट करता है। डाइवर्स इंडस्ट्रीज़ की बात करें, जैसे टेक्सटाइल की बात करें, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल्स या कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटी, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। यूजुअली इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को चैलेंजेस यहाँ पर फेस करता है, जैसे टेक्नोलॉजिकल बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, मैन पावर की कमी हमें देखने मिल जाती है क्योंकि जो स्किल्स इनको चाहिए हैं वो स्किल्स लोगों के पास नहीं है, और इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्केल इंडिया मिशन यहाँ पर चालू किया था। अलॉन्ग विद दैट स्किल्ड लेबर कहीं ना कहीं ग्रोथ को रोक देता है, एक लिमिटेड एक्सेस हमें देखने मिल जाता है क्रेडिट पर्टिकुलरली एमएसएमई सेक्टर में, एक कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन, पुअर सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमें देखने मिलता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक इंटेंस कंपटीशन देखने मिल जाता है दूसरी कंट्रीज से और हमें फॉरेन गुड्स को मंगाना पड़ता है। इसी को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने पीएम गति शक्ति मॉडल लेकर आया ताकि कनेक्टिविटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट की जा सके। प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम्स यहाँ पर लेके आए ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सके। भारतमाला प्रोजेक्ट लेकर आया गया ताकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्टिविटी क्रिएट की जा सके। मेक इन इंडिया 2.0 ताकि ट्रांसफॉर्म किया जा सके इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में। आत्मनिर्भर भारत कैंपेन ताकि इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम किया जा सके, जैसी अलग अलग एक्टिविटी गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। सो वी हैव टू सी कि और किस तरीके का ग्रोथ भविष्य में हमें देखने के लिए मिल सकता है, बट एज ऑफ नाउ जो एक ग्रोथ हमें देखने के लिए मिली है, इट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। चलिए, ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस की क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, लेकिन
एज ऑलवेज आप सभी को पता है कि हम हमेशा हमारे पास हम कुछ मैप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज आपके लिए इन्फॉर्मेशन है फिजिकल डिवीजन ऑफ एशिया। सो व्हाट यू कैन डू, आप इस पूरे के पूरे डिस्कशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको PDF कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। व्हाट यू कैन डू, जस्ट गो थ्रू इट, डाउनलोड इट, और साथ ही आप अपने मैप बेस्ड प्रिपरेशन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं हम मेंस के क्वेश्चन की और एक PYQ की जो हम हर बार यहाँ पर डिस्कस करते हैं, विच इज़ द ब्रिंग आउट द कॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीट आइलैंड इफेक्ट इन द अर्बन हैबिटेट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए ये सवाल पहले भी UPSC यहाँ पर पूछ चुका है। GS पेपर 2 2018 का ये सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके की क्वेश्चन जब आपके सामने आते हैं। तो आपको देखिए आंसर आपको कैसे लिखना है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन देंगे, आप बताएंगे कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या होता है। आपने बता दिया कि कहीं ना कहीं एक ऑब्जर्वेबल अक्यूरेंसी होती है जो हमें यहाँ पर देखने मिलती है। हायर टेम्परेचर अर्बन एरियाज में देखने मिलता है इन कंपैरेटिव टू द नियर बाय एडजेसेंट रूरल एरिया, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का अपने आप में एक बहुत बड़ा परिणाम होता है। और 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हमें यहाँ पर ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। दूसरा आंसर में आप क्या बताएंगे, कॉजेस क्या हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के। तो आपने बता दिया हीट एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, वेजिटेशन की कमी हो जाएगी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे एयर कंडीशनिंग की कंडीशन से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अर्बन जियोमेट्री यहाँ पर बिगड़ जाएगी, क्लाइमेट चेंजेस कंडीशन हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड विद द एंड यू कैन कंक्लूड योर आंसर विद अ वेरी पॉजिटिव गिवन अप्रोच, जहाँ पर आप इसको मिटिगेट करने के लिए भी उपाय बता सकते हैं। दिस इज हाउ वी यूजुअली कवर आर मेंस क्वेश्चन। ठीक है, इसी के अलावा आपके पास एक और सवाल है जो बिल्कुल PYQ से ही कनेक्टेड है। सो व्हाट यू कैन डू, मैंने आपको तरीका बताया है आंसर लिखने का। जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड शेयर इट ऑन द गिवन लिंक बिलो, जिसका डायरेक्ट लिंक क्वेश्चन के आंसर को अपलोड करने का आपको कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.